नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश और दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। आज के एपिसोड में हम आपको उस लड़के की कहानी के बारे में बताएंगे जिसने सोशल मीडिया की दुनिया की शुरुआत की। मार्क जकरबर्ग, जिनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था, एक प्रमुख अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंटरनेट उद्यमी और परोपकारी है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में जाना जाता है। जकरबर्ग की जीवन कहानी नवाचार, सफलता और चुनौतियों की एक आकर्षक यात्रा है। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में मार्क की रुचि कम उम्र में ही सामने आ गई। उनके पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक दंत चिकित्सक थे और उनकी मां करेन कैंपनर एक मनोचिकित्सक थी। मार्क जकरबर्ग का बचपन डॉब्स फेरी, न्यूयॉर्क में बीता, जहां उन्होंने अडसले हाई स्कूल में पढ़ाई की। यहां तक कि उनकी किशोर अवस्था के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया था कि उनके पास कोडिंग और सॉफ्टवेयर विकास की अद्वितीय प्रतिभा है। 6ठी कक्षा में मार्क जकरबर्ग ने अपने पिता के दंत चिकित्सा कार्यालय के लिए जकनेट नामक एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाने के लिए अटारी बेसिक का उपयोग करना शुरू किया। सिस्टम ने रिसेप्शनिस्ट को पूरे कमरे में चिल्लाए बिना नए मरीजों के बारे में सूचित करने की अनुमति दी। इस प्रारंभिक परियोजना ने नवीन ढंग से सोचने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जकरबर्ग ने 2002 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हार्वर्ड में उनका समय उनके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। अपने द्वितीय वर्ष में उन्होंने फेसमेश नामक एक कार्यक्रम विकसित किया जो उपयोगकर्ताओं को तस्वीरों की तुलना करके साथ ही छात्रों के आकर्षण का मूल्यांकन करने की अनुमति देता था। एप्लीकेशन की विवादास्पद प्रकृति के कारण इसे विश्वविद्यालय द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन इसने बाद में फेसबुक बनने की नींव रखी। फेसबुक का विचार 2004 की शुरुआत में आकार लेना शुरू हुआ जब जकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट्स एड्रयू मैकक्लम, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूजेस और डस्टिन माइकोविट्स के साथ अपने छात्रावास से द फेसबुक लॉन्च किया। इस मंच का लक्ष्य शुरुआत में हार्वर्ड के छात्रों को जोड़ना था और बाद में इसका विस्तार अन्य आईवी लीग विश्वविद्यालयों तक किया गया। इस अवधारणा ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और जकरबर्ग ने फेसबुक को एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने द्वितीय वर्ष में हार्वर्ड छोड़ने का फैसला किया। 2004 में जकरबर्ग और उनके सह संस्थापकों ने अपना परिचालन पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित कर दिया और पेपाल के सह संस्थापक पीटर थियल से $50,000 का निवेश प्राप्त किया। प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ता रहा, संयुक्त राज्य भर के विश्वविद्यालयों के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया और अंततः वैध ईमेल पते वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल करने के लिए विस्तार किया। 2005 में फेसबुक ने आधिकारिक तौर पर अपने नाम से द हटा दिया और केवल फेसबुक बना दिया। इसके बाद के वर्षों में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं का आधार तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में लाखों और फिर अरबों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। जकरबर्ग के नेतृत्व ने विभिन्न चुनौतियां और विवादों के बीच कंपनी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2006 में न्यूज फीड सुविधा की शुरुआत की, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक केंद्रीकृत स्ट्रीम में अपने दोस्तों के अपडेट देखने की अनुमति मिली। प्लेटफॉर्म में एक महत्वपूर्ण विकास को भी चिन्हित किया गया। 2008 में जकरबर्ग को विक्लेवोस जुड़वा और दिव्या नरेंद्र के साथ कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने हार्वर्ड में रहने के दौरान उनसे फेसबुक का विचार चुराया था। कानूनी लड़ाइयों को 2010 की फिल्म द सोशल नेटवर्क में दर्शाया गया था। हालांकि मुकदमों का निपटारा हो गया, लेकिन उन्होंने फेसबुक के निर्माण में जकरबर्ग की यात्रा की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। जैसे जैसे फेसबुक का विकास जारी रहा, जकरबर्ग को उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और गलत सूचना फैलाने में मंच की भूमिका से संबंधित मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद जकरबर्ग मंच को बेहतर बनाने और चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। 2012 में फेसबुक अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के साथ सार्वजनिक हो गया और कंपनी का मूल्यांकन बढ़ गया, जिससे जकरबर्ग दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक बन गए। इन वर्षों में फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम और
2014 में व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का अधिग्रहण करके अपनी पहुंच का विस्तार किया। इन अधिग्रहणों ने तकनीकी उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में फेसबुक की स्थिति को और मजबूत किया। इन प्लेटफॉर्मों की क्षमता को समझने और उन्हें फेसबुक परिस्थिति तंत्र में एकीकृत करने की जकरबर्ग की क्षमता ने उनकी रणनीतिक दृष्टि को प्रदर्शित किया। 2015 में जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने चान जकरबर्ग इनिशिएटिव के गठन की घोषणा की, जो एक परोपकारी संगठन है जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इस जोड़े ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अपने जीवन काल में अपने फेसबुक के 99% शेयर इस पहल के लिए दान करने की प्रतिज्ञा की। 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जकरबर्ग और फेसबुक के लिए नई चुनौतियां लेकर आया। मंच को फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार में अपनी भूमिका के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जवाब में जकरबर्ग ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए, जिसमें तथ्य जांचकर्ताओं को काम पर रखना और झूठी जानकारी की पहुंच को पहचानने और सीमित करने के उपायों को लागू करना शामिल हुआ। 2018 में फेसबुक को एक बड़े डेटा गोपनीयता घोटाले का सामना भी करना पड़ा, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक राजनीतिक परामर्श फर्म शामिल थी, जिसमें लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं से अनुचित तरीके से डेटा एकत्र किया गया और उसका उपयोग भी किया गया। इस घटना के कारण फेसबुक की गोपनीयता प्रथाओं की जांच बढ़ गई और नियामक अधिकारियों द्वारा जांच शुरू हो गई। जकरबर्ग ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही दी, गलतियों को स्वीकार किया और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। चुनौतियों और विवादों के बावजूद फेसबुक सोशल मीडिया परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति बना रहा। कंपनी ने 2021 में खुद को मेटा के रूप में पूर्ण ब्रांडेड किया, जो मेटावर्स के विकास की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। एक आभासी वास्तविकता जहां लोग डिजिटल वातावरण में बातचीत, काम और सामाजिककरण कर सकते हैं। जकरबर्ग ने इंटरनेट के अगले विकास के रूप में मेटावर्स की कल्पना की और मेटा का लक्ष्य इसके विकास का नेतृत्व करना था। जकरबर्ग की नेतृत्व शैली और भविष्य के दृष्टिकोण की प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है, जबकि सबसे प्रभावशाली तकनीकी कंपनियों में से एक के निर्माण में उनके नवाचार और सफलता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्हें उपयोगकर्ता गोपनीयता, अविश्वास संबंधी चिंताओं और समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। तो ये थी कहानी मार्क जकरबर्ग की। आपको यह कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।